कैसे हो आप लोग। तो फ्रेंड्स, आज आपके सामने जो पेपर हम लेके आए हैं फ्रेंड्स, मैं दिखाता हूँ आपको। ये है हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन हरियाणा सीईटी सोल्ड पेपर 2022 का। ठीक है फ्रेंड्स, 5 नवंबर 2022 को पेपर हुआ था। पहली शिफ्ट का पेपर है। ठीक है फ्रेंड्स, क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन किस तरह से पूछे गए थे। निम्नलिखित जलमार्गों में से किस जलमार्ग को सरकार द्वारा राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 के रूप में घोषित किया गया है। यानी आपके पास ये आएगा नेशनल वाटर 2। ये आपके पास रहेगा सदिया और धुबरी। सदिया से धुबरी पट्टी के मध्य ब्रह्मपुत्र नदी पर 891 किलोमीटर। ठीक है फ्रेंड्स, थोड़ा इसको और एक्स्ट्रा पढ़ लीजिए, थोड़ा सा एडवांस पढ़ लीजिए। आप दिखाते हैं आपको। चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए थोड़ा सा क्वेश्चन क्या है। कहते हैं सरकार द्वारा राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 सदिया और धुबरी के मध्य ब्रह्मपुत्र नदी 891 घोषित किया गया है। यह राष्ट्रीय जलमार्ग 1988 में घोषित किया गया था। ठीक है जी। तो एक तो इसकी जो ये लंबाई है ये है 891 मीटर। ठीक है, उसको घोषित किया गया था 1988 में, 1988। वर्तमान में 111 राष्ट्रीय जलमार्ग। ये पेपर में आ सकता है क्वेश्चन कि वर्तमान में कितने राष्ट्रीय जलमार्ग की संख्या बतानी है, तो वो हमारे पास 111 है। राष्ट्रीय जलमार्ग जो एक है वो क्या है, वो गंगा एवं हुगली नदी पर प्रयागराज इलाहाबाद से हल्दिया तक है। ये आपका पहला हो जाता है। क्या है जो NW1 है वो गंगा एवं हुगली नदी पर प्रयागराज इलाहाबाद से हल्दिया NW फर्स्ट। कुल लंबाई कितनी है इसकी, तो ये फ्रेंड्स सबसे लंबा है 1620 किलोमीटर। राष्ट्रीय जलमार्ग जो 3 है वो केरल के उद्योग मंडल नहर पर कोल्लम से कोट्टापुरम तक फैला हुआ है। और जो राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या जो 4 है वो गोदावरी और कृष्णा नदी से लगा हुआ है, और ये काकीनाडा पुडुचेरी नहर 1078 किलोमीटर तक फैला हुआ है। और जो NW जो 4 है इसका निर्माण 2008 में किया गया था। ठीक है फ्रेंड्स, NH जो 2 आपके पास है सदिया से धुबरी पट्टी 891 किलोमीटर 1988 में बनाया गया था। वर्तमान में इस समय जो है 111 यानी 111 राष्ट्रीय जलमार्ग है, और जो 1 है वो गंगा एवं हुगली नदी पर प्रयागराज इलाहाबाद से हल्दिया तक फैला हुआ है। 1620 किलोमीटर उसकी लंबाई है। 3 जो है वो कोल्लम से कोट्टापुरम तक फैला हुआ है, 1620 किलोमीटर है। और जो 4 है फ्रेंड्स आपके पास वो गोदावरी और कृष्णा नदी से लगा हुआ है, काकीनाडा पुडुचेरी निकट, जो 2008 में बनाया गया था। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए थोड़ा सा विस्तार पूर्वक नेक्स्ट क्वेश्चन भी कर ही लीजिए। कहता है सरकारी क्षेत्र के उपक्रम क्या होते हैं, वो होता है PSE। क्या होता है फ्रेंड्स, PSE। ये होता है सरकारी क्षेत्र का एक मशीनरी। कहता है सरकारी क्षेत्र के उपक्रम की इक्विटी के एक भाग को सार्वजनिक रूप से बेचना इन्वेस्टमेंट कहलाता है। होता है जब गवर्नमेंट के पास फंड की कमी होती है, पैसे की कमी होती है, तो गवर्नमेंट जो है वो बॉन्ड इशू करती है पब्लिक को, जिससे पब्लिक उसको ख़रीदते हैं, और इसके बदले में पब्लिक जो है वो गवर्नमेंट को पैसा देती है। और जब सरकार को प्रॉफिट हो जाता है तो सरकार वही पैसा या उसमें कुछ इंटरेस्ट जोड़ करके सभी जनता को वापस कर देती है। इसे बोलते हैं इन्वेस्टमेंट। तो विनिवेश में पब्लिक सेक्टर की कंपनी में सरकार उस उपक्रम में यानी मशीनरी में अपना मालिकाना हक बनाए रखती है। भारत में विनिवेश की शुरुआत, ये इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, कि भारत में इन्वेस्टमेंट की शुरुआत कब हुई थी, तो ये हुई थी 1991 में। मतलब 1991 में भारत में इन्वेस्टमेंट की शुरुआत हुई थी। भाई ये प्लान आया था कि अगर हम पब्लिक से पैसा इकट्ठा करें तो ये हम जो बैंक से लोन लेते हैं उसके मुकाबले कितना अच्छा होगा। तो जब कई बड़े बड़े उद्योगपति को इसका मौका मिला, उन्होंने जोखिम उठाया, पब्लिक से पैसे लिए, और जब उन्होंने देखा कि पब्लिक से पैसे लेना ज़्यादा रिस्की नहीं है और एक छोटी अमाउंट पब्लिक से ली जाती है, लोगों से ली जाती है, और 10 साल बाद 15 साल बाद वो वापस भी करनी पड़ती है एज़ पर पॉलिसी ऑफ कंपनी एक्ट।
तो इस हिसाब से बाकायदा कि कंपनी लोन ले तो लोन में ज़्यादा नुकसान था, तो कंपनी ने जो है शेयर इशू करने शुरू कर दिए अपने प्रोडक्ट के, जिससे इनको बहुत फ़ायदा होता था। तो देखिए 2021 से 22 में सरकार ने कितना 1,75,000 करोड़ का जो है लक्ष्य रखा था कि इतना पैसा गवर्नमेंट को चाहिए पब्लिक से। इसमें दो जो है पीएसयू बैंक, मतलब दो जो है पीएसयू बैंक को शामिल किया गया ताकि लोग हमारे शेयर्स को इसी बैंक से खरीदें, और उद्योग और वित्तीय संस्थानों में शेयर बिक्री के जरिए, वही फ्रेंड्स बात आ गई, बस शेयर इशू करके जो है अपने लक्ष्य को हासिल किया जाएगा। अब फ्रेंड्स अगला कहता है दो कारक जो वस्तु के मांग वक्र के दाईं ओर खिसकने का कारण बन सकता है। तो देखिए फ्रेंड्स, मांग वक्र जैसे मान लीजिए ये आपका नीचे प्राइस होता है और ये प्रोडक्ट होता है, ठीक है, और ये आपका एक सिंपल पीपीसी कर्व है, प्रोटेक्शन पॉसिबिलिटी कर्व होता है। अब अगर ये जो है खिसक कर के राइट साइड ऐसे आ जाए तो इसका मतलब क्या होता है कि आपका प्रोडक्शन वही बढ़ रहा है, पहले प्रोडक्शन यहाँ तक था, अब प्रोडक्शन यहाँ तक हो रहा है, तो क्या हो रहा है, मतलब इंक्रीज़ हो रहा है। तो आप बोल सकते हो भाई इनकम में वृद्धि, जब तक इनकम में वृद्धि नहीं होगी आपका प्रॉफिट बढ़ेगा कैसे, है कि नहीं। प्रॉफिट बढ़ने का एक फोकस क्या होता है, आपके पास पैसे का होना, जितने ज़्यादा आपके पास पैसे होंगे उतनी ज़्यादा उसकी ब्रांचेस खोलोगे और आपको उतना बेनिफिट होगा। दूसरा क्या है, वस्तु की कीमत में वृद्धि, अगर आप वस्तु की कीमत में वृद्धि भी करते हो तो भी एक ज़रिया होता है कि आपको प्रॉफिट के चांस आपके बढ़ जाते हैं। आगे देखिए, स्थापन वस्तु की कीमत में वृद्धि के परिणामस्वरूप वस्तुओं की मांग में वृद्धि होता है, ठीक है। वस्तु की कीमत समान रहती है इसलिए मांग होकर दाईं ओर शिफ्ट हो जाता है। स्थापन वस्तु क्या होती है फ्रेंड्स, कि भाई मान लो आपको चाय पीने का शौक़ है, चाय का गिलास पूछा आपने, भाई चाय महंगी हो गई है तो आप कॉफ़ी पी सकते हो, दोनों से आपको जो है इक्वल लेवल का सेटिस्फेक्शन मिलता है, दोनों ही गर्म होती है कि नहीं। तो इसे बोलते हैं हम सप्लीमेंट्री गुड्स, ठीक है ना, मतलब चाय पीनी है, चाय ख़त्म होता है कॉफ़ी पी लीजिए, आपको बराबर की संतुष्टि मिलती है। इसी तरह आपको पेप्सी पीनी है तो आप कोका कोला पी लीजिए, अगर पेप्सी नहीं है तो भी आपको सेटिस्फेक्शन मिलेगी। तो अब ये इसमें यही बोल रहा है कि ये दोनों एक दूसरे पर मतलब डिपेंड होती है। अगर इसकी कीमत बढ़ेगी, पेप्सी की कीमत बढ़ेगी तो जाहिर सी बात आप कोका कोला ख़रीदोगे, अगर कोका कोला की कीमत बढ़ेगी तो आप पेप्सी खरीदोगे, यही बात है कि नहीं। मतलब दोनों में से किसी की भी कीमत चेंज होगी इसका इफेक्ट तुरंत दूसरे पर पड़ जाता है, यही से बताने की कोशिश करेंगे। फिर ये है भारत का पहला राष्ट्रवादी कला विद्यालय, ये 1919 में, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत का पहला राष्ट्रवादी कला विद्यालय वर्ष 1919 में तो ओपन हुआ था, 1919 में हुआ था फ्रेंड्स ओपन, ठीक है ना। कहता है कला भवन शांति निकेतन रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा स्थापित किया गया था। इसको किसने बनाया था जी, कला भवन को रविंद्रनाथ टैगोर ने इसको स्थापित किया था, ठीक है फ्रेंड्स। विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी, ये भी इम्पोर्टेंट है भाई। विश्व भारती विश्वविद्यालय 1921 में कब हुई थी फ्रेंड्स, 1921 में पश्चिम बंगाल के शांति निकेतन नगर में की गई। तो ये भी आता है, विश्व भारती विश्वविद्यालय 1921 में पश्चिम बंगाल के शांति नगर में इसकी स्थापना की गई थी फ्रेंड्स, ठीक है ना। और कला भवन में नंदलाल ने कला में भारतीय शैली बनाने के लिए बौद्धिक और कलात्मक परिवेश की स्थापना की थी। किसने की थी, ये की थी नंदलाल जी ने। तो ये ना आपको यहाँ पे याद रखना है, ठीक है। तो इसके अंदर आपके कई सारे क्वेश्चन बन जाते हैं। नंबर 1 भाई राष्ट्रीय कला स्थापना हुई थी 1919 में, 1900 फिर क्या था, रविंद्रनाथ टैगोर ने की थी इसकी स्थापना, पश्चिम बंगाल में की थी, 1921 में की थी, ठीक है ना। नंदलाल ने जो है भारतीय शैली को बहुत अच्छा दिखाने के लिए बौद्धिक और कलात्मक परिवेश की इसमें तुलना की थी। अच्छा, अब आगे को क्वेश्चन और पढ़ लीजिए। कहता है देखिए, कहता है यहाँ पे सहायक संधि का प्रयोग सबसे पहले किया था फ्रांसीसी गवर्नर थे, उनका नाम था जनरल डुप्ले। जनरल डुप्ले जो थे, इन्होंने सहायक संधि का विचार दिया था।
कि भाई हम राजा महाराजा को बोलेंगे हमारी सहायता करें। हमारी सहायता क्या करें, मतलब हमारी कंपनी की सहायता करें। क्योंकि पता है फ्रेंड्स कि अंग्रेज़ों ने कंपनी की सहायता से ही सबसे पहले भारत में अपना कब्जा जमाया था। धीरे धीरे कंपनी खोली, एक कंपनी खोली, दो खोली, तीन खोली, चार खोली। उनको देख के कई सारी और पब्लिक वो कई सारे कंट्री के लोग आए इंडिया में, उन्होंने अपनी कंपनी यहाँ पे इस्टेब्लिश कर दी। इस तरीके से धीरे धीरे कंपनी के द्वारा ही पूरे भारत पे कब्जा कर लिया गया। तो देखिए फ्रेंड्स कंपनी में कितनी पावर होती है। तो यहाँ देखिए फ्रेंड्स कहता है कि गवर्नर जनरल डुप्ले द्वारा किया गया था। बाद में इस सहायक संधि को लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा एक बड़ा और वास्तविक रूप दिया गया था। सहायक संधि को लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा, मतलब जो डुप्ले थे उन्होंने तो सिर्फ एक कमांड भरी थी कि भाई हमारा प्लान है, लेकिन जो जो इसको सही रूप दिया वो दिया लॉर्ड वेलेस्ली ने। उन्होंने इसकी परिभाषा चेंज कर दी। क्या बोला देखिए, सबसे पहले उन्होंने इनका शासनकाल देख 1798 से 1805, 7 साल में पूरी तबाही मचा दी इन्होंने। देखिए उन्होंने 7 साल में क्या क्या किया। सबसे पहले पहली शर्त क्या थी कि भाई जिस भारतीय रियासत के साथ, मतलब कि जिस राजा के साथ हम ये संधि करेंगे ना, अंग्रेज कहते हैं कि भाई जिस भी राजा के साथ हम ये सहायक संधि करेंगे तो उसे राजा को क्या फ़ायदा मिलेगा। अंग्रेजी कंपनी उस भारतीय राजा को अपनी सेना का कुछ हिस्सा उस रियासत की रक्षा के लिए दे देगी कि भाई कल ये लो हमारे ये सैनिक हैं 5,000 6,000 तुम्हें रक्षा करेंगे, भाई तुम पे कोई रातों रात कब्जा ना कर ले, हमारे सैनिक रक्षा करेंगे। और बदले में तुम्हें क्या करना है, हमारे सैनिकों की सारी भरपाई पूरी करनी है, हमें धनवान बनाना है। धनवान का मतलब क्या होता है कि भाई आप हमें पैसे दो, ठीक है कि नहीं। आप प्रजा को बोलो कि हमारी कंपनी में जो भी वस्त्र बनता है, जो भी प्रोडक्ट बनता है उसका इस्तेमाल करें, उसका यूज़ करें। अच्छा, पहली कंडीशन तो ये थी। दूसरी क्या थी, भारतीय रियासत को ही अंग्रेज़ी सेना के रहने और उनके देखभाल का खर्च उठाना पड़ेगा। देखिए मतलब कितना कुछ बर्डन डाल दिया राजा के ऊपर। अब ये क्या है कि अंग्रेज़ी सेना का रहने का, उनके देखभाल का सारा खर्चा जो है भारतीय राजा उठाएंगे। तीसरी बात, भारतीय रियासत बिना अंग्रेज़ी कंपनी के अनुमति के बिना दूसरी रियासत को संधि ना कर पाए। भाई ये बहुत एक सख्त रूल था कि कोई भी राजा अगर हमारा ये नियम तोड़ेगा तो हम जो है उस राजा का बहिष्कार करके हम कब्जा कर लेंगे, ठीक है। क्योंकि देखो ये एग्रीमेंट होता था जी, उस समय राजा ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते थे, ठीक है, पढ़े लिखे विद्वान होते थे, ठीक है ना। तो विद्वान पढ़ के बताते थे कि भाई ये संधि ऐसी है कि कल को अगर राजा साहब आप धोखा दोगे अंग्रेज़ों को तो अंग्रेज़ क्या करेंगे, हमारी पूरी सत्ता पर अपना कब्जा जमा लेंगे। तो कोई भी भारतीय राजा जिसने सहायक संधि में सिग्नेचर कर दिए, वो बिना अंग्रेज़ों की मौजूदगी के बिना, उनकी प्रेजेंट के बिना किसी दूसरे राज्य से सहायता नहीं मांग सकता। भारतीय राजाओं को किसी भी राज्य को लेकर बैठक हो रही होगी अगर, तो उसमें एक अंग्रेज बंदा जरूर होना चाहिए जी, ठीक है। अब देखिए हैदराबाद में कब आई, 1798 में, मैसूर में 1799 में, तंजौर में 1799 में, अवध में 1801 में, पेशवा 1803 में, और बरार भोंसले 1803 में, ग्वालियर 1804 में फ्रेंड्स, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले तो इनको निशाना बनाया गया क्योंकि ये काफ़ी जो है उस समय भरपूर थे, धनवान थे। इनके राजा को यह लालच दिया गया कि हम तुम्हारी रक्षा करेंगे, बस बदले में तुम हमारी बात मानो और हमारे साथ सहायक संधि पे साइन करो ताकि हम तुम्हारा बेनिफिट करें। और इसमें यह था कि शुरू में सारी बात नहीं बताई जाती थी फ्रेंड्स, सारी बात बताते थे साइन करने के बाद। साइन कर दिए एक बार ये आपने, उसके बाद आपको पूरी पोलपट्टी खोल दी जाती थी। अंग्रेज का मन करता था उसमें और कुछ ऐड कर देते थे संधि में, क्योंकि सिग्नेचर तो हो गए एक बारी, अब जो मर्जी है ऐड करता है, मानना पड़ेगा, राजा को मानना पड़ेगा फ्रेंड्स।